हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम जो है सिलेबस डिस्कस करेंगे और ना सिर्फ सिलेबस डिस्कस करेंगे बल्कि इसके साथ उसके अंदर घुस करके कि उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, कहाँ से आपके किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से 5 मार्कर्स, कहाँ से 3 मार्कर्स और कहाँ से 11 मार्कर्स बनने की संभावना है और किन टॉपिक्स में आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये सब डिस्कस करने के लिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सिलेबस डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, उसके पहले एक छोटी सी बात कि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर अब पोस्ट वृद्धि हो गई हैं, पदों में वृद्धि हुई है, तो कट ऑफ में क्या फ़र्क पड़ेगा। अरे भाई, कट ऑफ कितनी बार हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे। पोस्टों में कितनी वृद्धि हुई है अब आप लोग तो जानते ही हैं। ठीक है, जिन जिन कैटेगरीज में पोस्ट में वृद्धि हुई है वो एक क्वेश्चन नीचे मान सकते हैं। तो हम एक बार कट ऑफ अपना फिर से देखिए। कट ऑफ बार बार देना ये सेंसिटिव इश्यू है। अब भावनाओं से आपकी खेला जाता है क्योंकि आप परेशान हैं अपने कट ऑफ को लेकर के कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। तो उसी पर रोज़ वीडियोस बनाना, उसी पर रोज़ वीडियोस बनाना आपके सेंटीमेंट से खिलवाड़ होता है। ठीक है ना। और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी बच्चे के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ करूं। मेरा कट ऑफ एकदम एक्यूरेट जाता है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये कट ऑफ एक्यूरेट रहेगा। साथ ही मैं ये बोल देता हूं कि जिन भी बच्चों के एक अच्छे लेवल पर नंबर आ रहे हैं वो अपनी तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि कट ऑफ ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। सारे के सारे पैरामीटर्स आप लगा लो, उसके बावजूद कट ऑफ सिर्फ एक अनुमान है। एक अनुमान के सहारे आप अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते, आप अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं कर सकते हैं। तो बार बार कट ऑफ नहीं। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जनरल में 70 हैं और ऐसे ही घटाते जाइए, और एसटी कैटेगरी तक अगर आप 60, 61, 62 पहुंच रहे हैं तो आप तैयारी करते रहिए। आज नहीं होगा तो आगे आपकी प्रिपरेशन काम आएगी। ठीक है, तो फाइनल आंसर किया जाने दीजिए, उसके बाद हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे। अभी आप एक एक नंबर, जिन कैटेगरीज में पदों में वृद्धि हुई है, एक एक क्वेश्चन आप नीचे मान सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस डिस्कशन। देखिए, सिलेबस डिस्कशन के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये इसको क्या कहा जाता है यार, चार्ट शीट। हाँ, चार्ट शीट। तो चाहे चार्ट शीट में आप अपना सिलेबस लिख करके, अगर आपके पास घर में थोड़ा सा स्पेस है तो आप हर जो पेपर है उसका पूरा सिलेबस लिख करके, जहां आप स्टडी सीटिंग देते हैं उसके सामने ही सिलेबस लगा लीजिए, ताकि जब आप स्टडी करें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग करें। यदि आपके पास स्पेस की कमी है तो आप क्या करिए, एक कॉपी में सारा का सारा सिलेबस नोट कर लीजिए, ताकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, क्योंकि सिलेबस में बहुत बिखराव है। दूसरी बात, आप लोग अगर इस तरह की बुक से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर मार्क करके रखिए कि कौन सा टॉपिक कहाँ पर है। अगर आप नोट से, ऐसे नोट से पढ़ रहे हैं जिनकी बहुत सारी बुकलेट्स हैं, 20-20, 25-25, 30-30 बुकलेट्स बनी हुई हैं, तो आप एक काम करें कि उनको बंच के रूप में रखें ताकि वो बिखरा ना रहे। अगर आप किसी ऐसे नोट से पढ़ रहे हैं जिसमें कुछ पार्ट एक बुक में, कुछ पार्ट दूसरी बुक में दिया हुआ है, तो आप बुक के ऊपर ही हेडिंग डाल दें कि इसका ये पार्ट इस बुक में है, इसका ये पार्ट इस बुक में है, ताकि जब आप पढ़ें तो आपको आसानी रहे, है ना। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़, जब हम सिलेबस डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो आज हमारा जो पार्ट है वो है जीएस सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र। सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र प्रथम। जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, जब मैंने एमपीपीएससी मेंस की अपनी फर्स्ट क्लास ली थी, कुछ बच्चों ने कहा कब ले ली सर, हमें तो पता ही नहीं चला। तो आपने या तो सब्सक्राइब नहीं किया होगा या नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं की होगी। तो आप जीके वेब्स M1, जीके वेव्स, जीके के बाद स्पेस वेव्स फिर स्पेस M1 आप टाइप करेंगे तो आपको वो पार्ट मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम अपना सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र का जो सिलेबस डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र 300 अंकों का 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ खंड बा। खंड ए में जो है भारतीय इतिहास, मतलब पूरा का पूरा जो भारतीय इतिहास है वो दिया हुआ है, और खंड बी में जो है वो ज्योग्राफी दी हुई है। दोनों ही खंड 150 नंबर के हैं, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस डिस्कशन। फ्रेंड्स, हिस्ट्री की 5 यूनिट, हर यूनिट 30 नंबर की। पहली यूनिट है भारतीय इतिहास। यूनिट फर्स्ट, भारतीय इतिहास। भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास, हड़प्पा से 10वीं सदी। अब इसमें क्या क्या है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास, मतलब सारा कुछ। ठीक है ना। तो देखिए, आज मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोगों को ही शिकायत हो जाती है। तो इसमें मैं जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब इसको डिटेल में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूं।
तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी नगर नियोजन। नगर नियोजन से शब्द बन सकते हैं। प्रमुख स्थलों की विशेषताओं से क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन सा स्थल कहाँ पर है, ये भी सीधा सीधा पूछा जा सकता है। किस स्थल का खोजकर्ता कौन है, 3 मार्कर्स में पूछा जा सकता है। नगर नियोजन अगर पूछा जाएगा तो वो 11 मार्कर में पूछा जाएगा। इसी तरीके से फिर वैदिक काल में जाते हैं। वैदिक काल में वर्णाश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और आपका 16 संस्कार, विवाह पद्धतियाँ, वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति, इन पर आपके विश्लेषणात्मक क्वेश्चन बन सकते हैं। शब्दावलियों पर, और जो इन्हीं में जैसे आपका 16 संस्कार, उसमें से किसी एक संस्कार को पूछ लिया 3 मार्कर्स में, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। यूनिट 2 में है 11वीं से 18वीं शताब्दी भारत का राजनीतिक। अच्छा, थोड़ा सा और डिस्कशन कर दूं, मैं काफ़ी जल्दी चला गया। मौर्य काल में अशोक के धम्म से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आपके जो प्रमुख स्थल हैं जैसे सांची हो गया, दूसरी चीज़ें हो गई, इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर आप आएंगे उसके आगे तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, यही एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। गुप्त काल की सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। गुप्त काल की जो प्रमुख मंदिर हैं उनसे आपके 3 मार्कर्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद राजाओं का मूल्यांकन आ सकता है 5 मार्कर्स में, ठीक है। इसके बाद आपका हर्ष इंपॉर्टेंट आ जाता है, तो हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके बाद त्रिपक्षीय संघर्ष आ जाता है, त्रिपक्षीय संघर्ष से क्वेश्चन बन सकता है। तो आज हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट टू जो है आपकी 11वीं से 18वीं शताब्दी भारत का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इतिहास, पहला पॉइंट है इसमें। दूसरा, मुगल शासक व उनका प्रशासन, और आपका ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था व समाज पर प्रभाव। तो 11वीं से 18वीं शताब्दी भारत का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इतिहास। तो 11वीं शताब्दी से ये क्या हो जाता है आपका, जो आपका 11वीं शताब्दी आपका आप मानेंगे महमूद गजनबी के आगमन से, है ना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो 11वीं शताब्दी की प्रोफाइल कि भारत की स्थिति उस समय क्या थी। महमूद गजनबी के आक्रमणों के बाद फिर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज का चौहान का संघर्ष। तो यहाँ पृथ्वीराज चौहान भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक, दिल्ली सल्तनत का विस्तार, दिल्ली सल्तनत के काल में सामाजिक आर्थिक जो है स्थिति, है ना, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था। और यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाएगा जो आप गौर करिएगा, एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है, मतलब वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल शासक व उनका प्रशासन, मतलब मुगल प्रशासन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। मुगल प्रशासन कैसा कैसा था, और मुगल शासकों की उपलब्धियां, जैसे अकबर की उपलब्धियां, अकबर की सैन्य उपलब्धियां, अकबर की सुलह कुल नीति, अकबर का जो आपका विभिन्न अकबर के द्वारा स्थापित किए गए फतेहपुर सीकरी जो उसका, है ना। फिर उसके बाद आप जहांगीर की 12 फरमान, फिर शाहजहां के बाद आपका औरंगजेब की दक्कन की नीति, ठीक है ना। औरंगजेब के बाद फिर मुगल शासन के पतन का जो कारण है, यहाँ से आपका आता है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था व समाज पर प्रभाव। तो यहाँ पर आर्थिक विदोहन का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस प्रकार ब्रिटिश काल में भारत का आर्थिक विदोहन किया गया, उससे आपका एक वर्णनात्मक मीन्स 11 मार्कर क्वेश्चन जो है वो बनता है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 3, ब्रिटिश उपनिवेश पर प्रतिक्रिया, कृषक आदिवासी विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय पुनर्जागरण, स्वतंत्रता आंदोलन नेतृत्वकर्ता। तो ब्रिटिश उपनिवेश पर प्रतिक्रिया, तो यहाँ पर ब्रिटिश उपनिवेश के खिलाफ जितने जो संघर्ष हुए, जो विद्रोह हुए, चाहे वो आदिवासी विद्रोह हो, कृषक विद्रोह हो, ठीक है ना, या फिर अन्य विद्रोह हो, ठीक है ना, तो वो आपका आ जाएगा 1857 का संग्राम आ जाएगा। एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1857 का जो संग्राम था वो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था या विद्रोह था। फिर उसके बाद आपका कृषक आदिवासी विद्रोह, तो पृथक रूप से टॉपिक दिया गया था, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो मैं इसके अंदर की चीज़ें भी निकाल करके लाऊंगा कि भाई कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, तो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन से आप क्या समझते हैं? ये 1857 की बात चल रही है, ठीक है ना। राष्ट्रीय पुनर्जागरण जो आपका 1857 के जो फेलियर के बाद मुख्य रूप से आया, लेकिन उसके कुछ पहले ही स्टार्ट हो गया था राष्ट्रीय पुनर्जागरण, लेकिन मुख्य रूप से 1857 के फेलियर के बाद ये आता है। इसमें आपके दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय और
बहुत सारे जो हैं वो पुनर्जागरण की चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। फिर यहाँ से 1885 में कांग्रेस की स्थापना और यहाँ से स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभ है ना। स्वतंत्रता आंदोलन के 3 चरण 1885 से 1905, फिर ये हो गया नरमपंथी चरण 1905 से 1917, उग्रवादी चरण, और उसके बाद फिर हो जाएगा आपका 1917 से 1947 गांधीवादी चरण। फिर उसके बाद प्रमुख नेतृत्वकर्ता आप ये देखिएगा। यहाँ से फिर आपका अगला टॉपिक आता है गणतंत्र के रूप में भारत का उदय। गणतंत्र के रूप में भारत का उदय और राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है ना। तो यहाँ गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, विभिन्न रियासतें थी, उन रियासतों को किस प्रकार से भारत में समाहित किया गया, क्या क्या परेशानियाँ गई, फिर किस तरीके से संविधान सभा का निर्माण हुआ था और संविधान सभा ने किस प्रकार से संविधान को जो है निर्माण किया, क्या क्या चीज़ें अपनाई गई, और किस 26 जनवरी 1950 को किस प्रकार भारत एक गणतंत्र के रूप में अस्तित्व में आया, आपको ये पढ़ना है। राज्यों का पुनर्गठन, तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए आपको मालूम है फजल अली आयोग 1953 में गठित किया गया था और 1956 में शायद इसकी रिपोर्ट आई थी। तो यहाँ से राज्यों का पुनर्गठन। फिर मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से किया गया है ना। तो मध्य भारत और भोपाल रियासत और फिर आपका सेंट्रल प्रोविंस, ये सब जो मिला करके अभी हम थोड़ा जल्दी में डिस्कस कर रहे हैं। जो मध्य प्रदेश का गठन किया गया था वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात प्रमुख घटनाएं, ठीक है। इसके बाद यूनिट 4 आता है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। तो यहाँ मध्य प्रदेश के संदर्भ में बताना, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। तो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत 1857 के पहले ही हो जाती है, जब कुंवर चैन सिंह का विद्रोह हुआ था, जो कि 1857 के पहले हो गया था, है ना। फिर 1857 में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही, नीमच से हमारे यहाँ 1857 का विद्रोह जो है वो प्रारंभ हुआ था। तो 1857 अच्छे से देखना है, विभिन्न क्षेत्रों में कौन इसके नायक थे, किसने इसका दमन किया गया था, क्या वहाँ की प्रमुख समस्याएं थी, वो आपको देखना है। और फिर उसके बाद विभिन्न आंदोलनों में मध्य प्रदेश की भागीदारी, जैसे आपका असहयोग आंदोलन में मध्य प्रदेश की क्या भागीदारी थी। फिर उसके बाद आपका जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में मध्य प्रदेश की भागीदारी, और भारत छोड़ो आंदोलन में मध्य प्रदेश की भागीदारी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख जो आंदोलन चले, जैसे झंडा सत्याग्रह, कुछ प्रमुख घटनाएं रहीं, जैसे चरण पादुका नरसंहार रही। तो इन सब चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा। प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक विरासत मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में, तो यहाँ पर आ जाएगा कल्चर। तो स्थापत्य हो गया आपका, चित्रकला हो गई आपकी, संगीत हो गया, है ना। और ये सब जो है आपका भारत और मध्य प्रदेश के संदर्भ में, विशेषता मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपको पढ़ना है। इसमें जो मुख्य रूप से जो है स्थापत्य मध्य प्रदेश के वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो इसके बाद आपका जाता है प्राचीन काल से आधुनिक कला प्रारूप, साहित्य, पर्व, वास्तुकला। इसमें तो स्पष्ट दिया हुआ है साहित्य, पर्व, वास्तुकला। ये भी आपको मध्य प्रदेश का संदर्भ इसमें विशेष रूप से रखना है। मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल और पर्यटन स्थल, अब 2019 में ही एक क्वेश्चन बना हुआ है 11 मार्कर्स में कि मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों का वर्णन कीजिए। अब इतने सारे हैं, आप उसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, है ना। इस पर हम जो क्वेश्चन किस तरह से लिखना है बाद में डिस्कस करेंगे। यूनिट 5 मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें। भाई इसको तैयार करना बहुत मुश्किल है जितना आसान लग रहा है उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे शासकों को विधिवत रूप से और एक लाइन से याद रखना मुश्किल होता है। तो आप इसमें 2 तरीके अपनाएं। सबसे पहले तो प्रमुख जो रियासतें हैं उनके प्रमुख जो प्रधान है, शासक हैं, उनको याद करें। जैसे आपने होलकर रियासत ली तो मल्हार राव होलकर हो गए। मल्हार राव होलकर के बाद आपका रानी जो अहिल्याबाई हैं वो हो गई, यशवंत राव होलकर हो गए। पहले इनको तैयार कर लिया, उसके बाद फिर आप उसकी पूरी डिटेल उसको पूरा वर्णनात्मक रूप में और भी चीज़ें उसकी तैयार कर सकते हैं। आपने जैसे मान लीजिए आपका गोंडवाना रियासत हो गई, तो गोंडवाना रियासत में जो आपका आ जाएंगी रानी दुर्गावती बहुत महत्वपूर्ण है, और फिर शंकर शाह और अवंती बाई, ये सब तैयार कर लिया। फिर जब ये प्रमुख रूप से तैयार हो गया उसके बाद फिर आपने पूरा तैयार किया। तो मध्य प्रदेश की रियासत है। देखिए फ्रेंड्स, आज पार्ट ए बनाने में ही इतनी फास्ट मैंने बोला है, लेकिन पूरा का पूरा टाइम चला गया, लगभग 15 मिनट का वीडियो हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसका पार्ट जो बी है
ज्योग्राफी का जो वीडियो है वो मैं आपको अलग से अपलोड करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। तो ये आपका है। अब 3 मार्कर्स 5 मार्कर्स कैसे बनेंगे मैंने इसमें शॉर्ट में बता दिया है। जब हम क्वेश्चन सीरीज अपनी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से ना सिर्फ मैं 3 मार्कर्स 5 मार्कर्स क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बल्कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनमें क्या लिखना है थोड़ा सा वो भी हिंट करता चलूँगा। तो फ्रेंड्स, हम ज्योग्राफी के लिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसको आप सर्च कर लीजिएगा जीके वेव्स MB2 जीके स्पेस वेव्स स्पेस MB2 आप करके सर्च करिएगा, तो आपको ज्योग्राफी का जो सिलेबस है और उसका जो डिस्कशन है वो मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।